श्रोताओं नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, असामान्य बारिश, ये सभी परिघटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहने का अर्थ है कि इन सब परिघटनाओं से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम और जलवायु की असामान्य परिघटनाओं के कारण आने वाली प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्य कर रहा है। श्रोताओं, हम पिछले कई वर्षों से गर्मी की बढ़ती तीव्रता और लू के बढ़ते प्रभाव से जरूर वाकिफ हैं। तो आज हम विज्ञान पत्रिका के इस अंक में लू और आपदा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री कमल किशोर, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य सचिव हैं। स्वागत है कमल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार प्रियंका जी, आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। आज चूंकि हम लू के बारे में बात करें तो आप हमें बताइए कि क्या होती है ये ग्रीष्म लहर या लू। ग्रीष्म लहर अलग अलग इलाकों में इसको अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। मैदानी इलाकों में अगर जो तापमान है 40 डिग्री से ऊपर है और जिस इलाके में भी सामान्य से 4.5 सेंटीग्रेड से लेकर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, सामान्य से 4.5 से 6.4, तो उसको हम हीट वेव या ग्रीष्म लहर बोलते हैं जी। और अगर सामान्य से वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है तो उसको हम अति भीषण ग्रीष्म लहर कहते हैं जी। और जो ये परिभाषाएं हैं ये तटीय इलाकों के लिए अलग होती हैं। तटीय इलाकों में क्योंकि ह्यूमिडिटी का या आर्द्रता का प्रभाव रहता है, उसमें जब भी तापमान 37 से ऊपर है और सामान्य से 4.5 से 6.4 ऊपर है तो ग्रीष्म लहर मानी जाएगी, और सामान्य से 6.4 से ज्यादा ऊपर है तो अति भीषण ग्रीष्म लहर मानी जाएगी। यही चीज पहाड़ी इलाकों में अगर तापमान 30 से ऊपर है और साथ ही साथ सामान्य से 4.5 से 6.4 ऊपर है तो ग्रीष्म लहर, 6.4 से भी ज्यादा ऊपर है तो अति भीषण ग्रीष्म लहर। जलवायु परिवर्तन और ग्रीष्म और शीत लहर के प्रभाव के बारे में बताइए। क्या ग्रीष्म लहर जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रहा है या फिर इसकी बारंबारता बढ़ रही है? देखिए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में हम ये देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो ग्रीष्म लहर की जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ती जा रही है। हमारे देश में इस समय 23 राज्य ऐसे हैं जो ग्रीष्म लहर से हर साल कमोबेश प्रभावित होते हैं जी। और दुनिया के अन्य इलाकों में भी ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे जो विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका एक परिणाम ये है कि ग्रीष्म लहर की बारंबारता बढ़ती जा रही है। हमारे देश के सारे राज्य ग्रीष्म लहर से प्रभावित नहीं होते हैं जी, सारे राज्य नहीं प्रभावित होते हैं। हम 23 राज्यों को मानते हैं कि इन्हें हर साल ग्रीष्म लहर का जब मौसम आता है, जब सीजन आता है, उससे पहले तैयारी करने की जरूरत। ये 23 राज्य उत्तर भारत, दक्षिण भारत किस तरफ? कुछ तो उत्तर और उत्तर पश्चिम के राज्य हैं जी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। उत्तर के राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, और बहुत सारे तटीय राज्य जैसे कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भी, और कर्नाटका के कुछ इलाके। तो ये 23 में से कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे ग्रीष्म लहर का हर साल प्रभाव होता है। कुछ राज्यों में तो ग्रीष्म लहर की घटनाएं जो हैं मार्च के शुरू से ही वहां से रिपोर्टें आने लगती हैं कि बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रीष्म लहर में तीव्रता या इसकी बारंबारता में वृद्धि का क्या मानवीय क्रियाकलापों से कोई अंतर संबंध है? जी बिल्कुल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मानवीय क्रियाकलापों से ही जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन वो तो एक वैश्विक स्तर की बात है। अगर हम स्थानीय स्तर पे भी देखें तो जैसे उदाहरण के तौर पे शहरी इलाकों में एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। अगर आप एक छोटी से इलाके में बहुत सारे एयर कंडीशनर चलाएंगे या और ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे हीट या गर्मी उत्पन्न होती है तो उस स्थानीय इलाके में एक हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे शहरों के अंदर जहां जहां हमने
जो हमारे हरित इलाके हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा है। वहां पे तापमान 2 या 3 डिग्री नीचे रहता है। जहां सारे पेड़ काट दिए गए हैं, खाली कॉन्क्रीटाइज पेवमेंट्स बना दी गई हैं और हरा भरा कम है, वहां पे तापमान हमेशा 2 या 3 डिग्री ऊपर रहता है। तो जाहिर है कि मानवीय क्रियाकलापों का भी हीट वेव की जो बारंबारता है या तीव्रता है या जो लोगों पर प्रभाव है, बहुत बहुत है। एल नीनो का इस पर क्या प्रभाव होता है? देखिए, एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में होने वाला एक बड़ा क्लाइमेट फिनोमिना है, जिसमें प्रशांत महासागर के कुछ इलाकों में सागर का सतही तापमान सामान्य से ऊपर हो जाता है। जब ऐसा होता है तो जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, जो वायुमंडल के अंदर जो हवा चलती है, जो आर्द्रता को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के बारिश कराती है, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। तो उससे विश्व के कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और थोड़ा और इधर आए तो हमारा भारत, यहाँ पे बारिश होने की संभावना कम होती है। उन सालों में जब एल नीनो प्रबल होता है प्रशांत महासागर में, भारत में वर्षा में कमी होती है, और वर्षा में कमी होती है तो हीट वेव से जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ता है। तो सामान्य तौर पे ये कहा जा सकता है कि जब एल नीनो होता है तो हमारे देश में ज्यादा गर्मी और कम वर्षा होती है। हीट वेव के प्रबंधन के लिए किस तरह से एनडीएमए तैयारी करता है? पिछले 6-7 सालों से एनडीएमए ने इस पर बहुत सतत प्रयास किए हैं, राज्यों के साथ मिलकर के, भारतीय मौसम विभाग के साथ मिलकर के, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर। हमने 2016 में, 2017 में, 2019 में हीट वेव की नेशनल गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसके तहत हमने राज्यों को, शहरों को, जनपदों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने लिए एक हीट वेव एक्शन प्लान जो उनके स्थानीय इलाके के संदर्भ में उपयुक्त हो, उसकी तैयारी की जाए। और इस समय देश के 100 से अधिक जिले या शहर, उनके पास अपना हीट वेव एक्शन प्लान है। इसके साथ आईएमडी के साथ मिलकर हमने इस चीज में भी कोशिश की है कि कैसे हमारी जो फोरकास्ट है हीट वेव की, उसको और सुधारें, उसको स्थानीय बनाएं, और उसका जो डिसेमिनेशन है, उसको जो जनता तक पहुंचाना है, उसमें भी हम कुछ सुधार लाएं। और जो स्थानीय स्तर पे स्थानीय निकायों के सभी विभाग, ये खाली आपदा प्रबंधन का विषय नहीं है, इसमें स्वास्थ्य विभाग, इसमें रोजगार विभाग, इसमें पेयजल विभाग, इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये सब को मिल करके काम करना है, ताकि हम जब ग्रीष्म लहराए तो सही कदम उठाएं, जिससे कि इसका जो प्रभाव है लोगों पर कम से कम पड़ा है। पिछले 6-7 सालों में इन प्रयासों की वजह से जो एनडीएमए के प्रयास, राज्यों के प्रयास और जिलों के प्रयास, इससे जो हीट वेव से रिलेटेड जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी है, उसमें हमने निरंतर गिरावट देखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं, इसी से संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि ये आने वाले समय में और भीषण समस्या हो सकती है। इसलिए हमें ये अपने प्रयास जारी रखने होंगे और इनको एक अलग स्तर तक ले जाना होगा। हीट वेव के संदर्भ में जो आपदा पूर्व और आपदा के समय की तैयारी है, उससे विशेष रूप से बताइए उसके बारे में, और पूर्व चेतावनी तंत्र के बारे में अगर कुछ हो तो। देखिए, पहली बात तो ये कि हर रोज अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग देश के हर एक जिले के लिए हीट वेव की पूर्व चेतावनी देता है कि अगले 5 दिनों में कहाँ किस स्तर की हीट वेव होने की संभावना है। और ये बहुत ही सरल तरीके से मानचित्र पे, मैप पर दर्शाई जाती है। रेड, येलो, ग्रीन, जैसा कि ट्रैफिक लाइट में होता है, वैसे ही कहाँ सबसे ज्यादा संभावना है, कहाँ कम संभावना है या न के बराबर संभावना है। तो अगर आईएमडी की वेबसाइट पे लोग जाएं, स्थानीय अखबारों को पढ़ें, तो ये पूर्व चेतावनी उपलब्ध है और इस पर निरंतर ही सुधार होता रहा है। और दूसरी चीज ये कि स्थानीय निकायों को क्या करना है, लोकल गवर्नमेंट्स को क्या करना है। जैसे मैं उदाहरण दूं एक, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, अगर आपको मालूम है कि अगले 5 दिन बहुत ज्यादा ग्रीष्म लहर की संभावना है, तो वहां पे आप
ऐसे दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम बहुत सुबह शुरू हो जाए और 12 बजे तक बंद हो जाए। फिर जब सबसे जो गर्मी वाले घंटे होते हैं उस समय काम बंद रहे, फिर शाम को फिर काम शुरू हो। तो ऐसे करके जो हमारे लोग हैं, जो खास करके वल्नरेबल हैं, जिन पर ग्रीष्म लहर का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ सकता है, उनका एक्सपोजर कम से कम हो। ऐसे ही हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन जो हैं, वो बहुत लोग ये नहीं रियलाइज करते कि वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि ट्रैफिक तो पूरे दिन चलेगा चाहे ग्रीष्म लहर हो या ना हो। तो उनको कैसे बचाया जाए। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पे और परिवार के स्तर पे एनडीएमए की तरफ से डूज एंड डोंट्स जारी किए गए हैं कि आप ग्रीष्म लहर के समय में क्या करें क्या न करें, जिससे कि इसका प्रभाव कम से कम पड़े। उसको जो है हमने टीवीसीज के जरिए और उसको हमने टीवी के जरिए, रेडियो जिंगल्स के जरिए और प्रिंटेड मीडियम से उसको हमने डिसेमिनेट किया है। अंग्रेजी और हिंदी में हमने राज्यों को उपलब्ध कराया है, जिन्होंने उसको अपने स्थानीय भाषाओं में अनुवादित कर करके आगे प्रेषित किया है। तो देखिए, अगर हमें ग्रीष्म लहर से होने वाले प्रभावों को कम करना है तो इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। इसमें जन जन की भागीदारी चाहिए। डूज एंड डोंट्स जो अभी आपने कहा क्या है? मैं उदाहरण के तौर पे कुछ बताता हूँ। एनडीएमए की वेबसाइट से आपके श्रोतागण इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ndma.in हमारी वेबसाइट है और इसमें जैसे कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आप घर में 1, 2, 4 पैकेट ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन रखें, हल्के कपड़े पहने, बाहर जाएं तो कोशिश करें कि आपका सिर ढका रहे। अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं कि आपके साथ लेबर काम करती है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उन्हें ठंडा पीने के पानी की व्यवस्था रखें और जहां तक हो सके अत्यधिक गर्मी वाले घंटों में उनका डायरेक्ट एक्सपोजर जो है धूप में वो कम से कम हो। ज्यादा उनको रेस्ट ब्रेक्स दिए जाएं। लोग घरों में जहां तक संभव हो ताजा खाना खाएं, क्योंकि ग्रीष्म लहर के समय में खाना जल्दी खराब होता है, तो बासी खाना न खाएं। फैंस, जहां पे वेंटिलेशन कम है वहां पे फैंस इस्तेमाल किए जाएं ताकि वेंटिलेशन बना रहे। तो ऐसे साधारण डूज एंड डोंट्स हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। एनडीएमए की उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनडीएमए का जो काम है आपदा प्रबंधन का, उसको उच्चतम स्तर से मार्गदर्शन मिलता रहा है। कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री जी ने एक 10 सूत्री कार्यक्रम आपदा प्रबंधन के लिए जारी किया था, जो हमें मार्गदर्शन करता है। हीट वेव की या ग्रीष्म लहर के संदर्भ में कहें तो हर साल प्रधानमंत्री जी फरवरी में या मार्च के पहले हफ्ते में खुद रिव्यू करते हैं कि हमारी ग्रीष्म लहर के संबंध में क्या प्रिपेयर्डनेस है। तो मैं सिर्फ 2-3 चीजें कहना चाहूंगा उपलब्धि के संदर्भ में कि अगर हम ग्रीष्म लहर से देखें तो एक बात तो यह है कि ग्रीष्म लहर के संबंध में जन साधारण की जागरूकता बहुत बड़ी है। पहले हम सोचते थे भाई गर्मी है तो लू आएगी, लेकिन अभी इसको ज्यादा सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से सरकार ही नहीं जन साधारण भी ले रहा है। और इसका परिणाम ये है कि अगर हम 2005 या 6 में देखें तो एक बरस में 2000 से अधिक मृत्यु होती थी ग्रीष्म लहर की। हाल के वर्षों में ये 2 डिजिट्स में, मतलब 100 से कम रह गया है। हम तो ये चाहते हैं कि मृत्यु दर ग्रीष्म लहर से 0 हो, क्योंकि एक भी व्यक्ति, ये जिसको अगर अंग्रेजी में कहें तो दीज आर प्रिवेंटेबल डेथ्स। अगर कोई ग्रीष्म लहर से मरता है तो हम उसको प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते। हमसे कुछ कमी रह गई कि हम उस जान को बचा नहीं पाए। तो हम अगर सब लोग मिल करके काम करें तो हम ग्रीष्म लहर से होने वाले नुकसान को और भी कम कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में हमें ये भी देखना है कि हम जान के नुकसान को तो बचाएं ही, जीविकाओं के नुकसान को भी बचाएं। तो हमें अपना जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से हम अपने भवन बनाते हैं, उनको ग्रीष्म लहर के अनुरूप बनाना होगा। हमारी जो पारंपरिक भवन निर्माण की शैली थी वो ऐसी थी कि अगर आप राजस्थान के या गुजरात के घर देखें, बाहर 45 डिग्री होगा टेम्परेचर, अंदर 30 से कम होगा। लेकिन कहीं जो हम आधुनिकता की दौड़ में कुछ जो हमारा विजडम, कुछ जो ज्ञान उस समय का है, शायद हमने उसको खो दिया है या हम भूल गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें उसको दोबारा से देखने की जरूरत है और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आधुनिक भवन भी जो हम बनाएं वो सिर्फ एयर कंडीशनिंग के ऊपर निर्भर ना रहे, वो खुद
ऐसे बनाए जाएं कि उनमें थर्मल कंफर्ट अच्छा हो। कुछ साधारण उपाय हैं इस संदर्भ में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी एक मैनुअल जारी किया है, कूल रूफ सॉल्यूशंस। हम अपने घर की छत का क्या ट्रीटमेंट करें कि जिसकी वजह से घर के अंदर का तापमान कम हो सके। इसके लिए बहुत सारी तकनीकें उपलब्ध हैं, सरल तकनीकें उपलब्ध हैं। उसको हमें इम्प्लीमेंट करने की, क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। एनडीएमए के ये जो प्रयास है, इसकी जन जागरूकता के लिए आप किस तरह से लोगों तक पहुंचते हैं? एक तो मैं आपके माध्यम से ही पहुंच रहा हूँ, इससे अच्छा जी। तो कोई माध्यम है ही नहीं। मैं रेडियो के माध्यम से और मेरे सहयोगी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पहुंचते रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई भी मीडियम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड या बहुत कम सोफिस्टिकेटेड नहीं है। चाहे ये रेडियो हो, टीवी हो, जहाँ पे हमारा एक कार्यक्रम आता है हर महीने, आपदा का सामना, जी। टीवी जिंगल्स हो, सोशल मीडिया हो, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हम सभी मीडिया को यूज करके जनसाधारण तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें सबसे जरूरी है कि हमें राज्यों का और राज्यों के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनका सहयोग मिलता रहे, ताकि देश के 140 करोड़ लोगों तक आपदा प्रबंधन का विचार पहुंचाया जा सके और हम सब मिलकर के अपने देश को, अपने देश के सभी जो नागरिक हैं, उनको आपदाओं से सुरक्षित रख सकें। एनडीएमए के भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ बताइए। एनडीएमए की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी अलग अलग आपदाओं पर मैं एक सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम अब जो है डिजास्टर रिस्पॉन्स से आगे बढ़ के डिजास्टर प्रिवेंशन या डिजास्टर मिटिगेशन पे काम करना चाहते हैं। हम आपदाओं का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। हम आपदाओं से होने वाले नुकसान को आपदाओं के होने से पहले ही कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। चाहे वो भूकंप के संबंध में हो, बाढ़ के संबंध में हो, वज्रपात के संबंध में हो, ग्रीष्म लहर के संबंध में हो, भूस्खलन के संबंध में हो या किसी और आपदा के संबंध में हो। तो हम आशा करते हैं कि अभी जो हमारी बातचीत है इससे श्रोता काफी लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। जी शुक्रिया। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में इतना ही। प्रियंका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।